तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने डाल रखा है, जरा पढ़िए इसको आप लोग, देखिए कुछ समझ में आ रहा है कैसे करेंगे। क्या है? अ सिक्स फेस्ड डाई इज सो बायस्ड that it is twice as likely to show an even number as an odd number when thrown। पहली लाइन को पढ़कर आपको क्या समझ में आया? आप में से कोई भी बोल सकता है। चलिए मैं बताता हूं। पासे में कितने फेस होते हैं? 6। 6 फेस होते हैं, 1 to 6 नंबर्स होते हैं उनके। तो जो इसकी पहली लाइन है उसमें यही बात लिखी, अ सिक्स फेस्ड डाई इज, यानी एक पासा है जिसके 6 चेहरे हैं, 6 फेस्ड हैं। सो बायस्ड, इसको कहा जा रहा है कि ये बायस्ड है। बायस्ड का मतलब क्या होता है हम आपको बताते हैं। जब भी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है तो हम उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। सर जब कोई भी ऑब्जेक्ट फेयर होता है सर। हाँ वेरी गुड। फेयर होता है तो हम उसको अनबायस्ड बोलते हैं, बायस नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनबायस्ड। ठीक है, तो फेयर वाले को अनबायस्ड कहते हैं। इसका मतलब होता है दोष रहित। यहां पर वर्ड जो आया है वो क्या आया है? बायस्ड आया है। बायस का मतलब जिसमें दोष हो। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि एक क्वाइन को टॉस करिए, हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड 1/2। अब आप बताइए ये क्वाइन बायस्ड है कि अनबायस्ड है? जब हेड भी 1/2 प्रोबेबिलिटी रख रहा है आने के लिए और टेल भी रख रहा है तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज है बराबर, यानी कि ये क्वाइन हेड के लिए और टेल के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी रख रहा है। तो हम इसको कैसा कहेंगे? अनबायस्ड क्वाइन, यानी दोष रहित सिक्का, यानी इसमें कोई कमी नहीं है। इस सिक्के को उछालने पर दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 एंड 1/2। लेकिन अगर हम ये कह दें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है जबकि टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो इसमें क्या हुआ? टेल के आने की प्रोबेबिलिटी बड़ी हो गई हेड से। और जब किसी एक चीज का फेवर ज्यादा होने लगे दूसरे की अपेक्षा तो हम ऐसे को कहते हैं बायस्ड। जैसे इंटरव्यू में दो कैंडिडेट हों, ए और बी, और इंटरव्यू लेने वाला आदमी ए को सिलेक्ट करना चाह रहा है, तो इसका मतलब है कि इंटरव्यूअर बायस्ड है या अनबायस्ड? बताओ। बायस। बायस्ड है, यानी उसके मन में ये कहीं ना कहीं चल रहा है कि हमको ए को नंबर ज़्यादा देने हैं, हमें ए को पास करके किसी भी तरीके से सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर वो ये कहे कि ए भी सेलेक्ट होगा या बी सेलेक्ट होगा, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता क्या है इसके आधार पर अगर वो सिलेक्शन करेगा तो हम इस इंटरव्यूअर को क्या कहेंगे? अनबायस्ड। ओके, अदरवाइज अगर ये किसी एक के लिए पहले से ही इसके मन में कुछ है तो हम इसको बायस्ड कहते हैं। यहां पर क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही कहा जा रहा है, अ सिक्स फेस डाई इज सो बायस्ड, यानी ये बायस्ड है। अब आगे बढ़ते हैं कि बायस्ड कैसी है। लिखा दैट इट इज ट्वाइस एज लाइकली टू सोन एन इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर को शो होने की प्रोबेबिलिटी दो गुनी है। ट्वाइस एज लाइकली टू शो एन इवन नंबर एज एन ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर की बजाय इवन नंबर को शो करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी दो गुनी है। यानी पासे पर अगर हम इवन नंबर देखें तो कौन कौन से होते हैं? 2, 4 एंड 6। और ऑड नंबर अगर देखें तो कौन कौन से होते हैं? 1, 3 एंड 5। अगर हम आपसे कहें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए सिंपल केस में, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए सिंपल केस में, तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए? बताइए। सभी को मेरी आवाज मिल रही है? सर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? पासे पे 6 नंबर होते हैं, इसमें से 3 है इवन और 3 है ऑड। हम कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इफ वी थ्रो अ डाइस। कैन यू एबल टू टेल मी? 1/3 सर। 1/3। देखो मैं बताता हूँ, तुम लोगों को मैंने क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस। ओके, तो इवन नंबर होते हैं 3 और टोटल केस होते हैं 6।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 3/6। तो आप पिछली क्लासेस रिवाइज करिए, आंसर आएगा 1/2। सेम हेयर 1/2 फॉर ऑड नंबर्स। ओके, this is the simple case. Simple case means when dice is unbiased, but here dice is biased. It means that even numbers probability is 2 times than odd number, यानी even number के आने की probability 2 गुना है odd number के आने की। तो 2 गुना को अगर हम रेशियो में लिखें तो इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 1, यानी जब odd एक बार आएगा तो उतने में ही even 2 बार आएगा। यानी हम पासे को अगर 3 बार फेंकेंगे तो 2 आएगा इवन और 1 आएगा ऑड। अगर 6 बार फेंकते हैं तो 4 आएंगे इवन, 2 आएंगे ऑड। अगर 9 बार फेंकते हैं तो 6 आएंगे इवन, 3 आएंगे ऑड। हमेशा इनका रेशियो 2:1 रहेगा, यानी कि इवन 2 गुना रहेगा और ऑड 1 टाइम्स। ठीक है, समझ में आया? तो अगर हम इवन और ऑड के बीच में इस रेशियो को लेकर ये कैलकुलेट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी में 2 इसका फेवर कर रहे हैं और टोटल कितने केस हैं यहाँ पर? 3। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। और अगर ऑड नंबर की बात करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/3। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज 1/3? Yes, sir. तो डाइस के बायस्ड होने पर इवन आने की प्रोबेबिलिटी को हमने कैलकुलेट कर लिया 2/3 और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया 1/3। अब क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। इट इज थ्रोन ट्वाइस, यानी पासे को 2 बार फेंका गया, एक बार पहले फिर एक बार फेंका गया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर्स थ्रोन इज ऑड? हमको कैलकुलेट करना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो नंबर का सम आएगा दोनों पासों पर वो ऑड होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि 2 पासों पर ऑड कब कब आ सकता है। 2 नंबर का सम ऑड कब आता है? आप में से कोई कमेंट करना चाहेगा? अगर हम कोई 2 नंबर ऐड कर रहे हैं तो उनका सम ऑड कब आएगा, यानी ये दोनों नंबर कैसे हों कि हमारा टोटल करने पर ऑड नंबर मिल जाए। पासा नंबर 1, पासा नंबर 2। देखो, अगर इस पे 2 आ जाए, इस पे 2 आ जाए तो टोटल मिल रहा है 4। क्या ये ऑड है? नहीं, एक इवन ऑड, एक इवन एक ऑड, बस यही मैं सुनना चाह रहा था। आपने बताया, वेरी गुड। एक नंबर इवन होना चाहिए, एक नंबर ऑड होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि इवन किस पे हो? तो जब पहले पे इवन हो तो दूसरे पे ऑड हो जाए, और जब दूसरे पे इवन हो तो पहले पे ऑड हो जाए। यानी हमारे पास 2 केस बन रहे हैं। अगर हम पासा पहले वाले पासे को ए माने, दूसरे वाले पासे को बी माने, तो जब ए हमारा इवन हो तो बी ऑड हो जाए, और अगर ए ऑड हो तो बी इवन हो जाए। यानी इन दोनों केसेस में हमको सम जो है वो क्या मिल जाएगा? ऑड मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले पासे पर इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहला पासा, यानी हम इसको इवन से लिख लेते हैं। इवन का मतलब इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। ठीक है, और पहले इवेंट बना लेते हैं यहां पर हम। इवन मतलब फर्स्ट डाइस पर इवन नंबर का आना। तो पहले पर इवन आए और साथ ही साथ दूसरे पर क्या आ जाए? ऑड आ जाए। ओवन मतलब ऑड नंबर ऑन सेकेंड डाइस, यहां पर 2 लिख देंगे हम लोग। तो एक तो ये केस हो जाए। इंटरसेक्शन समझ गए क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमको दोनों ही चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तभी तो दोनों का सम क्या होगा? ऑड होगा। अच्छा, दूसरा केस क्या है? E2 का मतलब इवन नंबर आए सेकेंड डाइस पर और साथ ही साथ पहले डाइस का नंबर ऑड हो जाए, डाइस 1, और नंबर हो जाए ऑड। तो ये 2 केसेस बन गए। अब दोनों में से कोई भी एक हो जाए तो हमारी इवेंट ऑड हो जाएगी। क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? यानी पहले पे इवन नंबर भी आ जाए और पहले पे ऑड नंबर भी आ जाए, ऐसा हो सकता है? ये दोनों इवेंट एक साथ कभी भी नहीं हो सकती हैं। यानी कि एक होगी तो दूसरी नहीं होगी। और ऐसी इवेंट्स को हम क्या नाम देते हैं जब एक हो और दूसरी ना हो? द अकरेंस ऑफ वन
preclude the occurrence of the other. Mutually exclusive events, इनके बीच में हम लगाएंगे यूनियन, यानी हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी ये कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। अब चूंकि ये इवेंट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इस केस में हम क्या देखेंगे, यूनियन किस में ब्रेक हो जाएगा, प्लस में, यानी E1 इंटरसेक्शन O2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन O1। अब ये बताइए कि पहला पासा और दूसरा पासा एक दूसरे पे डिपेंड है या फिर इंडिपेंडेंट है, यानी एक पासे पे अगर कोई नंबर आया है तो क्या उसका इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट के केस में इंटरसेक्शन क्या हो जाता है बताओ, प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। इंडिपेंडेंट के केस में ये प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब इवन का मतलब फर्स्ट डाइस पर इवन नंबर का आना, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां पर है 2/3। और O2 का मतलब ऑड नंबर का आना सेकेंड डाइस पर, तो ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। सिमिलरली E2 मतलब इवन नंबर का आना, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हम ऊपर लिख चुके हैं 2/3, और ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 2/9 प्लस 2/9 इज इक्वल टू 4/9, और हमारा आंसर भी शायद 4/9 है, ये यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आप लोगों के लेवल के हिसाब से थोड़ा अप है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने इसको सीखा है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद मिलेगी कि कैसे यूनियन आता है, कैसे इंटरसेक्शन आता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी तक आपके पेपर में तो नहीं आया है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जो सेम 1 के लेवल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच फंक्शन डिफाइंस अ प्रोबेबिलिटी स्पेस। एक बार स्क्रीन ओपन कर दी सर, एक बार स्क्रीन ओपन कर दी, स्क्रीनशॉट ले लो सर, मैं समझ रहा था, लिखा नहीं मैंने सर। यस सर, ग्रुप पे जो लिंक ऐप पे, यस सर, हाँ, ग्रुप ऐप पे पे जो सारा कुछ लिंक मिलेगा आपको ऐप पे। रिकॉर्डेड में, ठीक है। यस सर, थैंक यू। ओके, विच फंक्शन डिफाइंस अ Yes, sir, प्रोबेबिलिटी thank you. स्पेस ऑन S। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन है जो प्रोबेबिलिटी स्पेस S को डिफाइन कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी स्पेस S को हम प्रोबेबिलिटी स्पेस कब कहते हैं, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे हमने एक सैंपल स्पेस लिखा डाइस का, तो डाइस पे जो नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी स्पेस लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/6। सभी को क्लियर है, पासे पर किसी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है, आप पहले इसको पढ़ चुके हैं। पासे पर 2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, ऐसे ही कोई भी नंबर आए सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब एक काम करते हैं, हम इन सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या हमें 1 मिल रहा है। अगर हमें 1 मिल रहा है तो ये एक प्रोबेबिलिटी स्पेस है, और अगर 1 नहीं मिल रहा है तो दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी स्पेस। अब ऊपर दिए गए ऑप्शंस में आप देखिए और बताइए कि कौन सा प्रोबेबिलिटी स्पेस है और कौन सा नहीं है। 1/4, 1/3 एंड 1/2 ऐड करिए जरा इनको, देखिए क्या 1 आ रहा है। सिमिलरली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इन प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है और चेक करके बताना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी स्पेस है, कौन सा नहीं है। जिसका सम 1 आ गया वो है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। आंसर्स दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ रखी है। क्या इनमें कोई रिलेशनशिप होती है? रिलेशनशिप मीन्स क्या अगर कोई इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो इंडिपेंडेंट भी होगी, या अगर कोई इंडिपेंडेंट है तो क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगी? तो हम इसकी बात करते हैं। तो पहले हम इसकी बात करें, इसके पहले हम इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव के बारे में जान लेते हैं। जब भी कोई दो इवेंट होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी ब्रेक हो जाती है प्लस में। वैसे तो हम इस पूरे फॉर्मूले को इस तरह से लिखते हैं,
ये हमारा मेन फार्मूला है। इसको हम कहते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी या कंपाउंड थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम लोग इसका प्रूफ प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। ओके, अब जब इवेंट्स हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर ए अकर करेगी तो बी अकर नहीं करेगी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अकरेंस ऑफ वन प्रीक्लूड द अकरेंस ऑफ द अदर। एक का होना दूसरे को ना होने दें। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉस अ क्वाइन एंड हेड कम अप देन टेल विल नॉट कम अप। अगर हम एक सिक्के को टॉस करें और हेड आएगा तो टेल कभी नहीं आ पाएगा, और अगर टेल आ गया तो फिर हेड कभी नहीं आएगा। यानी ये दोनों कभी एक साथ हो ही नहीं सकती। एक होगा तो दूसरे को ये नहीं होने देगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और कभी साथ साथ नहीं हो सकती, यानी इनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या रहेगा? 0। अगर इवेंट के इंटरसेक्शन की बात करें तो फाई आएगा, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 0 आता है। ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कंडीशंस ध्यान रखना, अभी प्रूविंग में काम आएगा। अब आते हैं इंडिपेंडेंट पे। दो इवेंट को हम इंडिपेंडेंट कब कहते हैं? जब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हम उनके प्रोडक्ट में लिख सकें। दिस इज द कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन है ये। लेकिन हम अगर लैंग्वेज में बोलें, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ द अदर। यानी किसी एक का होना दूसरे पे कोई फर्क ना डाले। जैसे कि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, इसका पास होना इससे किसी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये पास भी हो सकता है, ये फेल भी हो सकता है, नहीं कुछ भी हो सकता है, कोई किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो हम इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलो, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, सपोज दैट हमारे पास दो इवेंट हैं ए और बी। हमने कह दिया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि क्या ये इंडिपेंडेंट हैं? तो पहले एक्सक्लूसिव कहा गया है, हम इसकी चर्चा करेंगे। यानी कोई भी दो इवेंट अगर एक्सक्लूसिव हैं तो इसका एक ही मतलब है कि इनका यूनियन इनके प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? 0। अभी अभी हमने बताया कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो। ओके, इंडिपेंडेंट की कंडीशन अगर हम इस पे अप्लाई कर दें, ये हमको कहां से मिला है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हमको ये मिला है। अगर हम इस पे इंडिपेंडेंट की कंडीशन को अप्लाई कर दें तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? इंटरसेक्शन प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू 0 आ गई। किन्हीं दो का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? या तो ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या फिर दोनों ही 0 हो। अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो इसका मतलब दोनों ही इवेंट्स हो गई नल। यानी नल का मतलब कुछ नहीं। तो जब इवेंट ही नहीं है तो हम उनके इंडिपेंडेंस की बात क्यों करेंगे? अगर कोई एक 0 हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन बिकम इंडिपेंडेंट। अब आते हैं जरा अपने इस क्वेश्चन पे। यहां पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ए ग्रेटर देन 0, प्रोबेबिलिटी बी ग्रेटर देन 0। यानी दोनों इवेंट ए और बी एग्जिस्ट कर रही हैं। प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होने का मतलब वो इवेंट हैं, तभी उनकी प्रोबेबिलिटी आई है। तो अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होंगी तो एक्सक्लूसिव होने के बाद हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होंगी, क्योंकि अभी अभी हमने देखा अगर एक्सक्लूसिव हैं और इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट करते हैं तो कोई एक 0 होनी चाहिए कम से कम, जबकि यहां पर दिया हुआ है कोई भी 0 ना हो। तो इसका मतलब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट विद पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज कैन नेवर बी, एक मिनट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स विद पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट। लाइन याद रखेंगे, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी के साथ कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हैं। बाकी लाइन इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ पाएंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई?
with positive probabilities mutually independent event can never be mutually exclusive events can never be independent. अब आते हैं दूसरी बात पर। केस नंबर 1 में हमने क्या लिया था, इनको एक्सक्लूसिव लिया था और ये प्रूफ कर रहे थे कि ये इंडिपेंडेंट होंगी या नहीं। रिजल्ट क्या मिला, अगर पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज हैं और एक्सक्लूसिव हैं तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, अब की बार हम इनको इंडिपेंडेंट मानकर चलेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, चलिए, तो दो इवेंट को अगर हम इंडिपेंडेंट मानते हैं तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर हम ए और बी की प्रोबेबिलिटी को पॉजिटिव लें तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 तो नहीं होगा, ये बात हमने यहां से देख ली। एक्सक्लूसिव क्या कहता है, एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों साथ साथ हो ही नहीं सकती, तो इनका इंटरसेक्शन आना चाहिए 0। तो ये कह रहा है 0 नहीं है और ये कह रहा है 0 है, तो अगर इनकी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव लेकर हम चलेंगे तो ये इंडिपेंडेंट तो होंगी लेकिन एक्सक्लूसिव कभी नहीं होंगी। दोनों तरफ से डिस्प्रूफ हो गया। आप लोगों को एक लाइन में अगर याद करने के लिए कहा जाए तो क्या याद रखेंगे, विद पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज, दोनों के लिए है ये। पहला कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी या म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगी वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। दूसरा, अगर इंडिपेंडेंट हैं तो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी। क्या पूरा आपको समझ में आ गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. ये थ्योरम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के लायक है और पेपर के पैटर्न के हिसाब से अब पेपर थोड़ा सा टफ बनाए जाने लगे हैं, तो आपको तैयार रहना है। चलिए, जितना भी आपने पढ़ा उसी को बेस मानकर हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और थोड़ा सा सोच के आंसर देना, ठीक है। हमने एक इवेंट ए की जगह पे क्या ले लिया, सैंपल स्पेस, और बी की जगह पे हमने फाई ले लिया, फाई मतलब नल इवेंट। अब बताओ कि क्या एस और फाई आपस में म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं? क्या एस और फाई आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हैं? चलो देखते हैं कैसे। तो एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब सब कुछ। सैंपल स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का मतलब सब कुछ, और फाई का मतलब नथिंग, कुछ नहीं। तो हम यहां से प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं कि क्या सर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। अभी सर बताते हैं इंडिपेंडेंट है ना? नहीं होंगे। चलिए, आपने गेस किया, अच्छी बात है। हाँ, हम पहला वाली कंडीशन क्या देखते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट वाली कंडीशन। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट कब होता है, जब इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, फाई हो जाए। तो सैंपल स्पेस का और फाई का इंटरसेक्शन फाई होगा। आप लोग सोचिए और बताइए, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट। देखो, सैंपल स्पेस में मान लेते हैं दो इवेंट्स हैं 1 और 2। फाई एक ऐसी इवेंट होती है जिसमें कुछ नहीं होता है, इनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, फाई आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। यस सर, फाई आएगा। फाई आएगा, मतलब यहां से Yes, कुछ sir, नहीं फाई तो यहां आएगा। से भी कुछ नहीं, दोनों से कुछ नहीं अगर हम निकाल कर इकट्ठा करें तो दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। अब अगर हम इस पे प्रोबेबिलिटी ऑपरेट कर दें तो एस इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, और फाई मतलब नल इवेंट, नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। तो हमने क्या देखा कि एस इंटरसेक्शन फाई क्या हो गया, 0 हो गया। अब बताओ, दो इवेंट की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई 0, इसका मतलब वो इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है सर। अरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव Independent नहीं है। है अभी सर। अभी ऊपर कंडीशन देखी थी, देखो ऊपर देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन क्या है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, यानी कि दोनों साथ साथ हो ही नहीं सकती।
ये देखो फाई आया था और 0 था, यहां तक था एक्सक्लूसिव और नीचे है इंडिपेंडेंट। तो जब उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, इसका मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी एस और फाई आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ? अच्छा एक काम Yes, करते sir. हैं, ऊपर वाली थ्योरम अप्लाई कर देते हैं यहाँ। Yes, sir. ऊपर वाली थ्योरम क्या कह रही थी कि विद पॉजिटिव प्रोबेबिलिटीज, यानी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, क्या देखते हैं दोनों की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव आ रही है, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है और नल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0 होती है। यानी इनमें से देखो एक 0 बन गई कि नहीं बन गई, एक 0 बन गई ना। तो एक 0 बनने से ऊपर वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर ए और बी क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट भी होंगी। तो यहां पर हमने अभी अभी प्रूफ किया एस एंड फाई आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब इंडिपेंडेंट भी होंगी। अब दूसरी तरीके से प्रूफ करके देख लेते हैं। दूसरा तरीका हम ये अपनाते हैं कि इंडिपेंडेंसी की कंडीशन लगा देते हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंसी? एस इंटरसेक्शन फाई कैन बी रिटन इन प्रोबेबिलिटी एस इंटू प्रोबेबिलिटी फाई। अगर हम इस तरह से लिखकर इसको प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट हैं। तो इधर वाली वैल्यू अभी अभी हमने यहां से प्रूफ की, कितनी आ रही है बताओ, 0 आ रही कि नहीं आ रही? सर 0। अच्छा इधर से जरा देखो, सर 0। प्रोबेबिलिटी S1 होगा और प्रोबेबिलिटी फाई 0 होगा, इधर की वैल्यू भी 0 आ गई, यानी दोनों बराबर हो गई कि नहीं हो गई? और जब दोनों बराबर हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम कह सकते हैं कि एस और फाई आपस में क्या है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली तो अब आपको ये बात क्लियर हुई कि सैंपल स्पेस और नल इवेंट हमेशा इंडिपेंडेंट भी होंगे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे। क्लियर सभी को? सर। चलो नेक्स्ट थ्योरम हमें प्रूफ करानी है बुल्स इनइक्वालिटी की। तो बुल्स इनइक्वालिटी की थ्योरम थोड़ी सी बड़ी पड़ेगी आपको। बुल्स इनइक्वालिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी की रेंज बताने को आएगी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक या कहीं कहाँ से कहाँ तक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हमको बुल्स इनइक्वालिटी की जरूरत पड़ेगी। तो बुल्स इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट हम आज देखेंगे, प्रूफ इसका कल करेंगे। यहाँ पर दो बातें लिखी हुई हैं जो कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में है, तो हम आज इसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं और कल हम इसके प्रूफ को आगे बढ़ाएंगे। या फिर एक काम करते हैं, सारा काम कल ही करते हैं। आज तुम लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो उन्हें पूछ सकते हो, जो भी डाउट हो तुम हम लोगों के वो पूछ सकते हो।